हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th हमने आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके हमने एक्सप्लेनेशन की वीडियो, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन की, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले जाइए उसे देखिए। अब हम आज क्या करने वाले हैं, उसके कुछ पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या है कि हु रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो ये किसने क्या कहा था? आपका ड्यूक मैटरनिक नाम के पर्सन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, अगर आप अभी के टाइम में देखो तो अभी यूएसए के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ये यूएसए के लिए, कि व्हेन यूएसए स्नीजेस द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, यानी कभी भी अगर फ्रांस में कुछ होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कोई रेवोल्यूशन होता है, तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। देखते हैं हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मेन एम क्या था। तो द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज was to create a sense of collective identity among the French people। अब आपको पता होगा कि जो फ्रांस था उसमें जो सोसाइटी थी पूरी, वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, आपकी क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट क्लास। ठीक है, तो यहां पर जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका मेन एम ये था कि कोई भी अब ऊपर नीचे नहीं है, हमें क्या करना है, इक्वालिटी लानी है। वहां पे कोई भी आपकी सोसाइटी जो है डिवाइड होके नहीं चलेगी। ठीक है, they proclaimed that it was the people who could constitute the nation and shape its decision। अब इनका आगे ये काम था कि भाई अब राजाओं का शासन नहीं होगा, मोनार्कियल सिस्टम नहीं होगा। अब क्या होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देश चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, गवर्नमेंट को रन करने वाले लोग कौन होंगे? हमारे बीच में से ही होंगे, जिनको हम इलेक्ट करके भेजेंगे। मतलब कुछ डेमोक्रेसी टाइप की चीजें। तो ये एम था हमारे, मतलब फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्सप्लेन एनी 3 बिलीव्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म दैट इमर्ज आफ्टर 1815। आपको बताने हैं 3 बिलीव्स जो हमारे जो कंजर्वेटिज्म थे, उनके बिलीव आपके कब? 1815 के बाद। देखते हैं क्या। सबसे पहले, स्टैब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, द चर्च, प्रॉपर्टी, फैमिली शुड बी प्रिजर्व। अब हुआ क्या था कि 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, जिसमें फ्रांस को, या फिर आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को 4 कंट्रियों ने मिलकर हरा दिया था, जिसमें आपका पुरसिया हो गया, आपका उसके अलावा ब्रिटेन वगैरह हो गई, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गई। तो इन सब ने मिलकर इन्हें हरा दिया था। अब हारने के बाद क्या हुआ था, यूरोप में जो पहले मोनार्कियल सिस्टम चलता आ रहा था 1789 से पहले, ठीक है, यानी बर्बन डायनेस्टी, उन्होंने सारी चीजें रिस्टोर कर ली। मतलब वापस मोनार्कियल सिस्टम आ गया, वही चर्च का रूल आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, और फैमिली वाइज फैमिलीज जो है, राजा का बेटा राजा वाला, वो सारा सिस्टम वापस आ गया। आगे देखते हैं। दे बिलीव्ड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन देम। अब उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, मोनार्कियल सिस्टम तो रहेगा, बट हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको क्या करना है, अब मॉडर्नाइज करना है, rather than returning to the society of the pre-revolutionary days। हाँ, तो अब मतलब जो भी हमारे पास मोनार्कियल सिस्टम है उसे हम क्या करना है, मॉडर्न तरीके से चलाना है, पहले पुराने हिसाब से अब नहीं चलाना है। आगे देखते हैं। Also they believed that evolution of feudalism and serfdom and replacing it with the modern army। अब जो भी फ्यूडलिज्म का उस टाइम सिस्टम चलता था, ठीक है, उसके अलावा आपका गुलाम वगैरह का सिस्टम चलता था, उनको अब किससे रिप्लेस करना था? मॉडर्न आर्मी से। ठीक है, कि अगर कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी रेवोल्यूशन होता है, उसको इफिशिएंटली सप्रेस कर पाए। आगे, एन इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनामिक इकोनॉमी कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द यूरोप। उसके बाद आपकी इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, आपके इफिशिएंट होनी चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमी इनकी डायनामिक होगी, जिससे क्या होगा, आपका मोनार्कियल सिस्टम जो होगा वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। क्लियर है चीज?
तो जो कंजर्वेटिज्म थे अब वो किसकी तरफ जा रहे थे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन जर्मनी, जर्मन यूनिफिकेशन। देखते हैं कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में किस तरीके का आपका रोल था, किसका, ओटो वॉन बिस्मार्क का। ठीक है, तो नेशनलिस्ट फीलिंग स्टार्टिंग स्प्रेडिंग amongst the middle class Germans who's in 18 बेसिकली अब हुआ क्या था कि 1848 के बाद क्या हुआ था कि जो मिडिल क्लास निकल के आई थी उनके बीच में नेशनलिस्ट की फीलिंग जो थी वो बहुत ज्यादा भर चुकी थी। ठीक है, अब उन्होंने बहुत बार ट्राई किया था क्या कि हम जर्मनी को यूनिफाई कर पाए। ठीक है, बट ये कभी हो नहीं पाया था। इनका मतलब ये था कि भाई जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, वहां पे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब फाइनली क्या हुआ, हाँ मतलब जब भी ये लोग जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जो भी ये मूवमेंट करते थे, जो भी एक्शन लेते थे, एक्टिविटी करते थे, उनको जो आपकी फोर्सेस थी जर्मन एम्पायर में, जो राजा थे उनके जो फोर्सेस थे वो क्या कर देते थे, उनको सप्रेस कर देते, दबा देते थे। तो अब हुआ क्या कि पुरशिया ने जिम्मेदारी उठाई किसकी, कि भाई हमें जर्मनी को यूनिफाई करना है। तो पुरशिया ने अपने जो चीफ मिनिस्टर थे जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, इनको जिम्मेदारी की, भाई इनको जिम्मेदारी दी कि आपका काम है क्या करना, पूरे जर्मनी को यूनिफाई करना। ठीक है, अब इन्होंने क्या अपनी पूरी मतलब ये काफी ब्यूरोक्रेट पर्सन थे, ठीक है, चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, पुरशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इन्होंने 7 सालों तक वॉर लड़ी, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा दिया। 7 साल वॉर चली और जिसमें इन तीनों को हरा दिया, यानी सारी की सारी लड़ाइयां जीत गए। और उसके बाद पुरशिया वाज विक्टोरियस इन ऑल दीज वॉर्स एंड the process of unification of Germany was completed as a result of Prussian victory over France। अब उसके बाद क्या हुआ, ओटो वॉन बिस्मार्क उन्होंने इन तीनों कंट्रियों को हरा दिया, और हराने के बाद क्या कर दिया, जो भी इनकी टेरिटरी कब्जाई हुई थी उन सबको इन्होंने अपने में करके और पूरा एक यूनिफाइड जर्मनी खड़ा कर दिया। ठीक है भाई, तो ये था कॉन्ट्रीब्यूशन इनका। आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू द कल्चर इन यूरोप एक्सप्लेन। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरीके से यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कल्चर के थ्रू कैसे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले कल्चर रोल ऑफ कल्चर वाज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, जैसे आर्ट के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। ठीक है, अब लोग क्या होते थे, देखो पहले के जमाने में लोग इतना लिटरेट नहीं होते थे कि आप भाई न्यूज़पेपर उन्हें थमा दो और वो न्यूज़ सारी पढ़ लेंगे। पहले इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती, तो लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी चीजें समझाई जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते थे, वो आर्ट का सहारा लेते थे। आर्ट मतलब कार्टून वगैरह बनाना, चित्र वगैरह बनाना, उसके अलावा सॉन्ग्स के थ्रू, अपने पोएट्री के थ्रू लोगों को संदेश पहुंचाते थे कि भाई अब आपको क्या करना है, अपने देश के लिए लड़ना है। ठीक है, हेल्प इन डेवलपिंग एंड एक्सप्रेसिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स। आगे देखते हैं, रोमांटिसिज्म। अच्छा, इसी हम कल्चर, जो आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस था या फिर कल्चरल क्या कहते हैं, नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, इसको हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। क्या बोलते हैं इन्हें, रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज द glorification of reason and science and instant focused on emotion and intuition। अब जो रोमांटिसिज्म वाले लोग थे, ऑब्वियस सी बात है, देखो हमारी कंट्री में भी ये चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हमारा कहीं पे ट्राई कलर फ्लैग होगा, हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा, तो अगर कहीं पे भी अगर मान के चलो अगर गिरा पड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, उसको उठाकर साइड में रख देंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पैट्रियोटिक सॉन्ग चल रहा होता है तो हमारे अंदर अलग से एनर्जी आ जाती है। तो सेम चीज वहां पे होता है कि उन्होंने इमोशन के साथ खेला सारी चीजें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, लैंग्वेज। तो पहला हो गया आपका कल्चर, दूसरा क्या हो गया, लैंग्वेज। देखते हैं लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने में। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। रशियन ऑक्यूपेशन कहां हुआ, अब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया किसको, पोलैंड में। और पोलैंड पे जब उन्होंने अपना कब्जा जमाया,
उसके बाद पॉलिश लैंग्वेज को इन्होंने हटा दिया, स्कूल कॉलेजेस ऑफिस से ये जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको हटा दिया और क्या इंप्लीमेंट कर दिया जबरदस्ती, रशियन लैंग्वेज को। ठीक है भाई, ठीक है। इन 1831 एंड आर्म रिवेलियन अगेंस्ट रशियन rule took place which were ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of nationalist resistance. अब ठीक है, ये मतलब पूरा जैसे ही रशियन लैंग्वेज को पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद जो वहां के लोग थे, पोलैंड के लोग थे, वो अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखने के लिए क्या हो गए, अब उनमें नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ गई और वो क्या हो गए, रशियन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा जो क्लर्जी थे, जो चर्च वगैरह में काम करते थे, वो कब भी कोई मीटिंग रखते थे या फिर कोई भी धार्मिक सभा होती थी, असेंबली होती थी, तो उसमें अगर उन्हें कोई क्या कहते हैं संदेश पहुंचाना होता था, तो किसके कौन सी लैंग्वेज में पहुंचाते थे, वो क्या कहते हैं पॉलिश लैंग्वेज में ही पहुंचाते थे। किसके अगेंस्ट में, क्योंकि रशियन लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कर रखा था, पर उसके अपोज में वो क्या करते थे, पॉलिश लैंग्वेज में सारा का सारा भाषण देते थे। क्लियर ये चीज। अब आते हैं म्यूजिक एंड डांस। तो यही है कि जो भी चीजें होती थी उसको म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो समझ आया कि किस तरीके से कल्चर जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक हार्डशिप दैट यूरोप फेस्ड इन 1830। आपको बताना है कि यूरोप 1830 में किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो यूरोप हैड कम अंडर द ग्रिप ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यूरोप में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी थी। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर वर मोर सीकर टू ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई थी कि जॉब लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वहां पर। ठीक है। सिटीज हैड बिकम ओवर क्राउडेड एंड स्लम हैड इमर्ज एज अ पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज। अब क्या हो गया था कि सिटीज जो गांव से लोग थे वो सारे माइग्रेट करके कहां पे आ रहे थे, शहरों में आ रहे थे। और शहरों में क्या होता था, स्लम्स होते, स्लम का मतलब झोपड़पट्टी वगैरह होता है, मतलब शहरों के अंदर जो आपका झोपड़ी वोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्लम। तो शहरों में बहुत ज्यादा, यानी टाउन्स में, सिटीज में बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, आपके स्लम्स वगैरह हो गए थे, क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया था। आगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टफ कॉम्पिटिशन विद इंपोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन। अच्छा, अब ये था कि भाई इंग्लैंड जो था वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अब वो अपनी इंडस्ट्रीज में जो कपड़े बनाते थे या कोई भी गुड्स बनाता था वो बहुत सस्ते रेट में बनाता था और उसको लाके क्या करता था, फ्रांस के मार्केट में, यूरोप के मार्केट में लाके सेल करता था। और सेल करता तो बहुत कम प्राइसेस पे होता था, जिससे अब वो दूसरी कंट्री में जाके अपने सस्ते माल को बेच रहा है, अपने सस्ते सामानों को बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां की लोकल मार्केट को क्या कर रहा है, खा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है। आगे, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर अरिस्टोक्रेटी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। अब यहां पर भी क्या हो रहा था इस टाइम पे भी कि जो एरिस्टोक्रेट थे वो अपने जो उन्हें बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, टैक्स का पैसा मिल रहा था उन्हें, वो दबा के एंजॉय कर रहे थे। और अभी भी जो हमारे पीजेंट थे वो फ्यूडल सिस्टम के अंदर में बहुत सारे टैक्स के अंदर में दबे हुए थे। ठीक है। उसके अलावा द राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड बैड हार्वेस्ट एडेड टू द हार्डशिप ऑफ द पीजेंट। अब क्या हो गया था, प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा किसके, फूड ग्रेन्स वगैरह के बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। रीजन, क्योंकि हार्वेस्ट उस टाइम की खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा मतलब हार्श विंटर पड़ने लगी थी, जिससे पूरी की पूरी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद। तो फसलों का क्या, अब जो अनाज थे उनका रेट बढ़ चुका था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जो यूरोप में फेस करनी पड़ रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। करते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या आपका कि जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया गया, आप बताइए। तो इन द 1800s नेशनलिस्ट फीलिंग वर स्ट्रॉन्ग इन द हार्ट ऑफ द मिडिल क्लास जर्मन। सेम चीज कि जो भी मिडिल क्लास जर्मन थे उनके बीच में नेशनलिज्म वाली फीलिंग ज्यादा बढ़ गई।
दे यूनाइटेड इन 1848 टू क्रिएट अ नेशन स्टेट आउट ऑफ न्यूमेरियस जर्मन स्टेट। अब उन्होंने, जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने 1848 में क्या सोचा कि हम पूरे जर्मनी को क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं, ठीक है, एक जर्मन स्टेट बनाते हैं। बट द मोनार्कियल एंड द मिलिट्री गोट टुगेदर टू रिप्रेस। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने जैसे मूवमेंट स्टार्ट किया तो जो भी राजा थी, उनकी आर्मी थी, उन लोगों ने क्या कर दिया, इसको सप्रेस कर दिया और खत्म कर दिया, ठीक है। आगे प्रुशिया सुन बिकम द लीडर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। उसके बाद सेम वही अभी मैंने बताया था आपको कि प्रुशिया ने जिम्मेदारी उठाई कि मैं भाई जर्मनी को यूनिफाई करूंगा। उसका चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। इसको बोला कि भाई आपका काम है क्या करना, जर्मनी को यूनिफाई करना। अब जो ओटो वन बिस्मार्क है वो बहुत स्मार्ट पर्सन थे। उन्होंने क्या किया, 7 साल तक लड़ाई लड़ी और 7 साल के अंदर में उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा दिया और उसके बाद वो इटली को जर्मनी को यूनिफाई कर गए, ठीक है भाई। तो इसलिए ओटो वन बिस्मार्क को क्या बोला जाता है, द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी, ठीक है, द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो देखते हैं अब इटली का प्रोसेस क्या है। इटली एक्चुअली में 7 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में, 7 पार्ट में। 7 पार्ट में से एक पार्ट कौन सा था आपका, सरडेनिया, पिडामंड, जो एक्चुअल इटली था, और बाकी सब पे अलग अलग एम्पायर्स ने कब्जा कर रखा था। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं आपके, गॉजप मजीनी, और सब काउंट डी कैवोर और गैरीबाल्डी। ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर है जिनका हाथ है किसमें, इटली को यूनिफाई करने में। तो ड्यूरिंग 1830 गॉजप मजीनी हैड ट्राइड टू यूनाइट इटली। ही फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, और दूसरा इन्होंने क्या बनाया था, यंग यूरोप। 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका काम था क्या, इटली को यूनिफाई करने का, बट ये फेल रहे थे। इवन द रूलिंग एलाइट ऑल्सो वांटेड। अब इटली के अंदर भी जो एलिट क्लास थी वो भी क्या चाहती थी कि भाई जर्मनी जो हो वो यूनाइट हो, ठीक है भाई। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज अ रिजल्ट ऑफ मेनी वॉर्स। उसके बाद चीफ मिनिस्टर थे, देखो जो आपके चीफ मिनिस्टर थे काउंट डी कैवोर, इन्होंने जिम्मेदारी उठाई किसकी, इटली को यूनिफाई करने की। अब उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, और फ्रांस की हेल्प से उन्होंने क्या कर दिया, जो आपका ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी उनको 1815 में हरा दिया। अब हुआ क्या था, मैंने बताया था आपको, इटली 7 पार्ट में डिवाइड थी। जो आपका नॉर्थ वाला रीजन था वहां पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने कब्जा कर रखा था, यानी ऑस्ट्रियन जो आपके एरिस्टोक्रेट थे उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो जो आपके काउंटी कैवोर थे उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया और वो एरिया अपने में ले लिया, ठीक है। आगे अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्स वॉलेंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ गॉजप मजीनी, गैरीबाल्डी ज्वाइन द यूनिफिकेशन ऑफ मूवमेंट। अब हुआ क्या कि नॉर्थ वाला पार्ट जो हमारे कब्जे में आ गया। अब जो साउथ वाला रीजन था उसमें क्या, गैरीबाल्डी ने वहां के जो लोकल पीजेंट थे उनके साथ मिलकर जो ये टू सिसिली सक्सीडेड टू ड्राइव द आउट ऑफ स्पेनिश रूरल। अब जो साउथ वाला पोर्शन था उसमें से जो स्पेनिश रूरल थे उनको भी उन्होंने किसके साथ मिलकर, जो लोकल पीजेंट थे उनके साथ मिलकर उसे भी हरा दिया, और फाइनली जो पूरा इटली था उसको यूनाइट कर लिया, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। क्या है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब आपको यह बताना है कि ब्रिटेन जो है वहां पे नेशनलिज्म किस तरीके से अलग थी बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। तो बेसिकली इन द ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट्स वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल ऑफ और रेवोल्यूशन। अब फ्रांस में जो ब्रिटेन में जो चीजें हुई, जो भी इंसिडेंट हुए, अभी आपको मैं बताऊंगा सारी चीजें, ये सडन नहीं हुआ, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड इन ब्रिटेन, वो क्या थे आपके, एजिल्स वर एथनिक वंस। अब इसमें क्या था, मतलब जो ब्रिटेन आइलैंड था उसमें आपके इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे।
अब इंग्लिश लोग कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में। वेल्स लोग कहाँ रहते थे? वेल्स में। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग और आयरलैंड में आयरिश लोग। तो ये चार कम्युनिटी थी, मतलब अलग जगह पर रहती थी, ठीक है। अब द एक्ट ऑफ यूनियन जो कि 1707 में लाया गया था, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था। अब इसमें यह था कि अब इंग्लैंड को इस एक्ट के थ्रू ये राइट मिल गया था कि वो स्कॉटलैंड में जाकर और अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, ठीक है, इन सबको क्या करेगा? वो इंपोज करेगा उन पे, ठीक है भाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने इंपोज कर दिया, तो धीरे धीरे जो स्कॉटिश लैंग्वेज थी उसको साइड में कर दिया। स्कॉटिश लैंग्वेज थी नहीं, हाँ सॉरी, ये गैलिक लैंग्वेज थी। तो गैलिक लैंग्वेज जो स्कॉटलैंड में लोग बोलते थे, अब क्या हुआ इनको कि गैलिक लैंग्वेज को खत्म कर दिया, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कर दिया गया। जो उसके बाद धीरे धीरे इनका कल्चर, इसकी आइडेंटिटी सब कुछ खत्म कर दी गई थी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। द स्कॉटिश हाईलैंडर वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। इन्हें वहां की जो इनकी लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज, वो बोलने से मना कर दिया गया। इनकी जो ड्रेस थी वो पहनने से इन्हें मना कर दिया गया, ठीक है। अगर कोई इनके खिलाफ होता तो उन्हें उनके देश से ही निकाल दिया जाता था। मतलब सारा काम जबरदस्ती हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, फोर्सिबली। आगे, द इंग्लैंड हेल्प द अब ये बात आपने यहां तक पढ़ी, ये कहां की थी? स्कॉटलैंड की थी, कि कैसे स्कॉटलैंड को कब्जे में लिया, कि एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ और जबरदस्ती इन्होंने अपनी सारी चीजें उन पे थोप दी। अब बात करते हैं हम किसकी? आयरलैंड की, कि द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ द आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस। अब यहाँ पे दो कम्युनिटी थी, एक तो आपकी कौन सी थी? प्रोटेस्टेंट्स, और दूसरी कौन थे? आपके कैथोलिक। कैथोलिक जो थे वो मेजोरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट जो थे वो माइनॉरिटी में थे। बट इंग्लैंड वाले लोगों ने किनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया? प्रोटेस्टेंट्स वाले लोगों को। अब इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, अब ये खुद आपस में लड़ने लगे। अब क्या कहते हैं, इंग्लैंड की हेल्प से ये प्रोटेस्टेंट्स लोग जो थे, जो कि माइनॉरिटी में थे, उन्होंने पूरे आयरलैंड पे अपनी डोमिनेंस जमा ली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि डोमिनेंस जमा ली इन प्रोटेस्टेंट्स लोगों ने। तो अब किसकी हेल्प से बना था ये, मतलब किसकी हेल्प से ये कर पाए? तो इंग्लैंड की हेल्प से। तो इसलिए अब जो इंग्लैंड बोलेगा वो लोग ये करते गए, और फाइनली क्या होगा? आयरलैंड भी इनमें जाकर मिल गया, किसमें? इंग्लैंड में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या बना? यूनाइटेड किंगडम। आगे, द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, उसके बाद न्यू ब्रिटेन फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया कहां पर? स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, वेल्स में। वैसे ही पहले से हो रहा था। तो इस तरीके से इसने जबरदस्ती ब्रिटेन ने जितने भी आसपास के आइलैंड थे उन सबको अपने कब्जे में कर लिया, और पहले ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम बना था, ठीक है भाई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? क्या एक्सप्लेन एनी 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन रीजन अंडर हिज कंट्रोल। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आया, कहां पर? जो उसके एरिया, उसके अंडर कंट्रोल में आते थे। तो पहला, द मेजर चेंजेस वार डूइंग अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सबसे पहले इसने खत्म क्या किया कि जो भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलती थी क्लर्जी को, नोबिलिटी को, उन सबको खत्म कर दिया। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कि कानून के सामने सब इक्वल हैं। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई अगर किसी के पास पैसा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और उसके बाद कानून के सामने सब समान है, कोई नोबिलिटी क्लर्जी नहीं। आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो प्रशासनिक तरीका था, मतलब रूल करने का तरीका था, वो बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया इसने। आगे, फ्यूडल सिस्टम को इसने खत्म कर दिया। उसके बाद सर्फडम का मतलब होता है गुलामी, इन सब चीजों को उन्होंने बैन कर दिया। आगे, इन टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता था? ये ट्रेड वगैरह से रिलेटेड टैक्स वगैरह होते थे, उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो था उसमें काफी डेवलपमेंट हुई, इंप्रूवमेंट हुई, वो बेटर हुआ। आगे, पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब इसकी वजह से जो आपके थर्ड क्लास में यानी थर्ड स्टेट में जो लोग आते थे, पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर, ये इनको बहुत ज्यादा पहली बार फ्रीडम मिली थी, तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आगे, बिजनेसमैन एंड स्मॉल क्लास प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स
प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्डाइजेशन वेट, अब यूनिफॉर्म लॉ कर दिया कि हर जगह का सेम लॉ होगा, लॉ जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी वेट वगैरह होंगे वो स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर जगह सेम जो होगी वो वेट की डेफिनेशन होगी, ठीक है। आगे मेजर्स वगैरह जो थे वो सब जगह इक्वल कर दिया। करेंसी जो थी वो पहले बहुत ज्यादा थी, उसको घटा के 1-2 कर दी गई, ठीक है, मेरे ख्याल से 2 कर दी गई थी। तो इस तरीके से बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। तो ये था आपके टोटल 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।